किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मेडिकेशंस आपके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और ये मेडिकेशंस आपके किडनी को रिजेक्शन रोकने के लिए और आप को एक हेल्दी लाइफ देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जब आप डिस्चार्ज होते हो तो काफ़ी सारे मेडिकेशंस आपको समझाए जाते हैं, कब लेना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है, जिसमें काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं और कई बार हमें इन मेडिकेशंस के मतलब नहीं समझ में आते हैं और जब मतलब नहीं समझ में आते हैं तो डोज मिस होती है, हम लापरवाही करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि एज ए ट्रांसप्लांट सर्जन मैं आपको बताऊं कि मेडिकेशंस किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट की लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो आपकी लाइफ लॉन्ग चलती है, पूरी लाइफ लेना है, उसमें आपको एक भी डोज मिस नहीं करनी होती। कुछ मेडिकेशंस होती हैं कुछ महीनों के लिए चलती है, कुछ मेडिकेशंस होती हैं कुछ हफ्तों के लिए चलती है और यह मेडिकेशंस की डोजिंग और टाइम इंटरवल और टाइप्स टाइम टू टाइम वेरी भी करती रहती है। जो आपके डॉक्टर्स हैं, ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट और सर्जन्स, इसके बारे में आपको बताते रहते हैं और यह ज़रूरी है कि हम यह समझें कि हमारे ट्रांसप्लांट के बाद कौन कौन सी मेडिकेशंस चल रही हैं, उसके क्या प्रकार हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट के जो मेडिकेशंस हैं मैं उसको मुख्यतः 3 प्रकार की मेडिकेशंस में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले मेडिकेशंस हैं एंटी रिजेक्शन मेडिकेशंस, जो आपके किडनी ट्रांसप्लांट को या किडनी जो लगी है उसको रिजेक्शन से बचाती है, क्योंकि किडनी एक फॉरेन बॉडी है, बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, तो ये मेडिकेशन उसको रिजेक्ट करने से बचाती हैं। दूसरी प्रकार की मेडिकेशंस होती है एंटी इन्फेक्टिव मेडिकेशन या एंटीवायरल या एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। सो ऐसी दवाइयाँ जो आपको इन्फेक्शंस से बचाती हैं। और तीसरी मेडिकेशंस को मैं ग्रुप कर सकता हूँ अदर मेडिकेशंस में। अदर मेडिकेशंस मीन्स एंटी इंजेक्शन और एंटी इन्फेक्टिव के अलावा कुछ पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन, डायबिटीज़ की मेडिकेशन, एसिडिटी की मेडिकेशन या कोई और अन्य भी बीमारी भी है तो उसकी मेडिकेशंस चलती रहती हैं। तो ये सारी मेडिकेशंस आपको चलती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एंटी रिजेक्शन मेडिकेशंस की। तो इम्यूनोसप्रेशन मेडिकेशन या एंटी रिजेक्शन मेडिकेशंस किडनी के रिजेक्शन को रोकते हैं और अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं। जब भी नई किडनी शरीर में लगती है तो शरीर का इम्यून सिस्टम होता है नई किडनी को बाहर फेंकने की कोशिश करता है और इस प्रोसेस को रिजेक्शन कहते हैं। इस रिजेक्शन को रोकने के लिए ही कुछ दवाइयाँ दी जाती है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बनाती हैं और ऐसा करने से किडनी बॉडी शरीर जो है किडनी को एक्सेप्ट कर पाता है और किडनी सुचारू रूप से हमारे शरीर में चल पाती है। लेकिन यह दवाइयों का जो टाइमिंग है और डोजिंग है इसका एक फ़ाइन बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी होता है ताकि इनकी ज़्यादा डोजिंग ना हो। ज़्यादा डोजिंग होने से इम्यून सिस्टम ज़्यादा वीक होगा और शरीर में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और कम डोजिंग भी ना हो। कम डोजिंग होने पे इम्यूनिटी उतनी डाउन नहीं हो पाएगी और किडनी रिजेक्ट हो जाएगी। तो जो इम्यून ड्रग्स होती हैं, एंटी इम्यूनिटी ड्रग्स होती हैं, इनका एक नैरो थेरापेटिक रेंज होता है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ टैक्रोलिमस करके एक दवा होती है, तो इनका ड्रग लेवल बार बार डॉक्टर मेजर करते हैं और इस थेरापेटिक रेंज में उसको मेंटेन करना होता है। और जब भी डॉक्टर्स आपको एंटी इम्यूनिटी ड्रग्स का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, आपको किस डोज में लेना है और उसका टाइमिंग परफेक्ट आपको लिख के दिया जाता है। तो एज ए ट्रांसप्लांट सर्जन हमारी ये एक्सपेक्टेशन होती है या ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आप जो भी दवाई बताई गई है एग्जैक्टली उसी टाइम पे ही लें जितने बजे वह बोली गई है, एग्जैक्टली उसी डोज पे लें जिस डोज में बताई गई है। कभी भी कोई डोज मिस ना करें। अगर डोज मिस होती हैं तो आप डबल डोज ना लें। अगर 1-2 घंटे में याद आ जाता है तो तुरंत ले लें, या ज़्यादा देर हो गई है तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। समय समय पर जब डॉक्टर्स की जो विजिट्स हैं उसको जरूर से आप फॉलो करें, और जब भी ड्रग लेवल कराने के लिए आपको कहा जाए कि टैक्रोलिमस का लेवल देखना है, वह ज़रूर उसको देखना चाहिए। तो ये फाइन बैलेंस करना कि किस दवा का डोज कितना है और कब कब लेना है, ये डॉक्टर्स उस दवा का ब्लड में लेवल देख के डिसाइड करता है। अगर मैं ट्रांसप्लांट मेडिकेशंस की बात करूँ जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं नॉर्मली, जो रूटीन ट्रांसप्लांट में 3 दवाइयाँ रहती हैं। सबसे पहले रहता है प्रेडनिसोन, और दूसरा होता है टैक्रोलिमस, और तीसरा होता है माइक्रोफेनोलेट मॉर्फेटिल। ये तीनों अलग अलग ग्रुप की दवाइयाँ होती हैं और इन तीनों दवाइयों को दिया जाता है। इम्यूनोसप्रेशन को इसके अलावा हम एक और तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है इंडक्शन इम्यूनोसप्रेशन और सेकंड होता है मेंटेनेंस इम्यूनोसप्रेशन। इंडक्शन इम्यूनोसप्रेशन मीन्स जब ट्रांसप्लांट होता है, सर्जरी होती है,
वो ट्रांसप्लांट की सर्जरी के एक दिन पहले या एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांट उस दवाइयों को चालू किया जाता है, जिसको हम इंडक्शन इम्यूनोसप्रेशन ड्रग कहते हैं। इसमें ये तीनों दवाइयाँ आती हैं जो मैंने अभी बताया, प्रेडनिसोन, टैक्रोलिमस एंड माइक्रोफेनोलेट मोफ्टिल। और कभी कभी अगर ब्लड रिलेशन नहीं है तो एटीजी इंजेक्शन लगता है, जिसको हम एंटी थाइमोसाइड ग्लोबुलिन बोलते हैं, यह एक एंटीबॉडी इंजेक्शंस होता है, यह भी दिया जाता है और यह रिजेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए भी काम आता है एटीजी इंजेक्शन। सेकेंड ग्रुप ऑफ मेडिकेशन जो मैंने बताया, मेंटेनेंस इम्यूनोसप्रेशन। मेंटेनेंस इम्यूनोसप्रेशन मीन्स आप उसको काफ़ी लंबे समय के लिए बोलते हो। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको डाउन पेमेंट करना होता है, फिर धीरे धीरे आपको ईएमआई पटानी पड़ती है लंबे समय के लिए। तो बेसिकली जो इंडक्शन इम्यूनोसप्रेशन है वो डाउन पेमेंट है, एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांट या एट द टाइम ऑफ बाइंग प्रॉपर्टी आपको वो देना पड़ता है। और फिर जब आप ले लेते हो एक बार प्रॉपर्टी और एक बार किडनी लग जाती है तो वो दवाइयाँ हमेशा लाइफ लॉन्ग चलती है। प्रॉपर्टी केस में जितने दिन का आपने लोन लिया तब तक ईएमआई चलती रहती है। और इंडक्शन मेंटेनेंस इम्यूनोसप्रेशन के लिए आपको तब बीच बीच में डॉक्टर्स को दिखाना पड़ता है। अब हम ये जो 3 दवाइयाँ हैं इसके बारे में एक एक करके थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो पहली दवाई है प्रेडनिसोन। प्रेडनिसोन एक स्टेरॉयड टैबलेट होती है, टैबलेट फॉर्म में रहती है, यूजली 5 mg, 10 mg या 20 mg की टैबलेट्स में आती है। यूजली यह 20 mg पर डे या 20 mg दिन में 2 बार की डोज में चालू की जाती है। यह दवाई खाने के साथ या खाने के बाद ली जाती है और खाली पेट नहीं ली जाती है। और इसके साथ हमेशा एक एसिडिटी के लिए दवाई दी जाती है, क्योंकि प्रेडनिसोन से पेट में एसिडिटी या अल्सर हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट जिनको ऑलरेडी अल्सर है उनके लिए बहुत ही सावधानी इसमें बरतनी होती है। दवाई यूजली शुरू में तो हाई डोज में चलती है, बट जैसे जैसे महीने बीतते हैं 4 से 6 महीने बाद प्रेडनिसोन का डोज धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। इनके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, प्रेडनिसोन अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, स्टेरॉयड लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो इसमें वेट गेन हो सकता है आपका, एक्नी हो सकते हैं फेस में, चेहरे में फैट डिपोजिशन हो सकता है और चेहरे में हेयर्स, एक्सेसिव हेयर्स आ सकते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, बोन लॉस होना, बोन कमज़ोर होना, मूड स्विंग्स होना। तो दीज आर कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स। इसके अलावा नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है। तो दीज आर द कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स। But prednisone is a very important part of immunosuppression. You should not meet even a single dose. सेकेंड दवाई है टैक्रोलिमस। टैक्रोलिमस यूजली दिन में 2 बार आपको दी जाती है और यह खाने के 1 घंटे पहले ली जाती है या खाने के 2 घंटे बाद ली जाती है। तो यह बेसिकली खाली स्टमक होना चाहिए उस समय ली जाती है। और यह एक पोटेंट इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स होती हैं जो कि लाइफ लॉन्ग चलती है और इसका नैरो थेरापेटिक रेंज होता है। मतलब अगर इसकी डोज ज़्यादा हो जाए तो ये किडनी फंक्शन पर असर करती है, किडनी का क्रिएटिनिन बढ़ता है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ना लगता है। और अगर इसकी डोज कम हो जाए तो किडनी रिजेक्ट होती है। तो जब भी आप शुरू में फॉलोअप में जाते हैं डॉक्टर्स के पास तो आपको टैक लेवल करने के लिए कहा जाता है। उसमें आपका टैक लेवल सुबह सुबह लिया जाता है एट ए फिक्स टाइम। और टैक्रोलिमस लेवल शुरू के 6 महीने जो 6 से 12 के बीच में उसको मेंटेन करना पड़ता है और 6 से 8 महीने बाद उसको फिर टैक्रोलिमस का लेवल जो रहता है उसको 5 to 8 के बीच में मेंटेन करते हैं। बट ये सारा नेफ्रोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि किसको कितना डोज देना है और कितना लेना है। टैक्रोलिमस भी एक टॉक्सिक मेडिकेशंस हैं जो कि आपको जिसकी वजह से किडनी डिस्फंक्शंस हो सकती हैं ज़्यादा डोज होने पे। इसके अलावा जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आपको उल्टी लग सकती है, उल्टी जैसा लग सकता है, डायरिया हो सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और आपको वेट गेन हो सकता है। दीज आर द कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स। इसके अलावा टैक्रोलिमस का एक और इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट होता है, कई बार ये डायबिटीज़ भी कर सकता है, पोटेशियम लेवल आपका बढ़ा सकता है। टैक्रोलिमस से न्यूरोपैथी हो सकती है, ट्रेमर्स आ सकते हैं। दीज आर अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट्स। तो जब भी आप डॉक्टर के कांटेक्ट में आते हैं, अगर लगता है आपको इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें लग रही हैं तो आप बताएं तो टैक्रोलिमस लेवल चेक करके देख सकते हैं कि टैक लेवल ज़्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है। नेक्स्ट मेडिकेशन है माइक्रोफेनोलेट। माइक्रोफेनोलेट ये भी मेडिकेशन दिन में 2 बार दी जाती है और यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह एक मेटाबोलाइट होता है और इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया हैं। इनका जो इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स है, ये ब्लड काउंट्स कम करती हैं, WBC काउंट्स को कम कर सकती हैं,
प्लेटलेट काउंट को कम कर सकती हैं। तो रेगुलर अगर स्क्रीनिंग में आपके हीमोग्लोबिन कम होता है, WBC या प्लेटलेट काउंट कम होता है, तो माइक्रोफेनोलेट मॉर्फेटिल की डोज एडजस्ट की जाती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसे पेशेंट जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, फीमेल पेशेंट्स 1 ईयर आफ्टर द ट्रांसप्लांट, तो उनमें माइक्रोफेनोलेट बंद करना पड़ता है, क्योंकि माइक्रोफेनोलेट से बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये डॉक्टर से पहले सलाह लेनी होती है और ये दवाइयाँ बंद करनी होती हैं। जो भी इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स जो मैंने बताए हैं, इनका लेवल जो रहता है हमारे खाने पीने से चेंज हो सकता है। तो जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ग्रेप फ्रूट जूस होते हैं, जैसे अंगूर का जूस होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा ये ब्लड लेवल्स इसके फ्लक्चुएट होते हैं। तो फ्रूट जूसेस अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में, स्पेशली अगर ग्रेप जूस कंज्यूम कर रहे हैं, तो डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट करें। कई सारी मेडिकेशंस होती हैं, अगर आप बिना नेफ्रोलॉजिस्ट के सलाह के लेते हैं तो इनका लेवल चेंज हो सकता है और यह ट्रांसप्लांट रिजेक्शन कर सकती हैं या आपका इन्फेक्शन भी कर सकती हैं। जैसे कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होती हैं, ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स इसका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ कर देती हैं, तो इनका लेवल कम हो सकता है इम्यूनोसप्रेशन ड्रग का, और किडनी रिजेक्ट हो सकती है। कुछ ब्लड प्रेशर मेडिकेशन होती हैं, जैसे वेरापामिल है, डिल्टियाजिम है, ये एंजाइम ब्लॉकर्स होते हैं, ये ट्रांसप्लांट मेडिकेशंस के लेवल बढ़ा देती हैं। अगर ये बढ़ाएंगे तो ये ट्रांसप्लांट मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे इरिथ्रोमाइसिन है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एंटी सीजर ड्रग्स हैं, जो फिट्स की मेडिकेशंस होती हैं, उनसे भी इनका लेवल जो रहता है कम होता है। तो अगर कोई आप एडिशनल मेडिकेशंस ले रहे हैं तो बिना नेफ्रोलॉजिस्ट की सलाह से कोई भी मेडिकेशन नहीं लेना है, क्योंकि ये आपके इम्यूनोसप्रेशन मेडिकेशंस के लेवल को चेंज कर सकती हैं। नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग है जो मैंने फर्स्ट बताया था, वह है एंटी इन्फेक्टिव मेडिकेशंस। इनमें कुछ मेडिकेशंस रहती हैं जो शरीर में इन्फेक्शन को कम करती है, वो हमें शुरू में 3 से 6 महीने लेना पड़ता है, क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन मेडिकेशन से बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेप्ट्रान टैबलेट या कोट्रामेक्सोजोल टैबलेट्स। यह हमें न्यूमोक्सिस्टिस कैरनाई निमोनिया से बचाती हैं, तो यह भी हमें 3 से 6 महीने तक लेना पड़ता है। और जब भी सेप्ट्रान लेते हैं, आपको अपना हाइड्रेशन अच्छा रखना है इसके साथ, और यह यूजली खाना खाने के बाद ली जाती है। इसके अलावा वैलसाइक्लोविर या गैनसाइक्लोविर करके एंटीवायरल ड्रग्स ली जाती है, जो आपको वायरल इन्फेक्शन से बचाती है। एंटी फंगल कई बार फ्लुकोनाजोल दिया जाता है या फ्लुकोनाजोल पेंट दिया जाता है, जो कि फंगल इन्फेक्शन प्रिवेंट करती है शरीर में। तो एंटीवायरल, एंटी फंगल और सेप्ट्रान विच इज़ एंटीबैक्टीरियल, ये सारी मेडिकेशन ट्रांसप्लांट के बाद 3 से 6 महीने तक लेनी होती है। 3 से 6 महीने के बाद यूजली ये मेडिकेशंस कम हो जाती हैं या तो फिर बंद हो जाती हैं। थर्ड टाइप की दवा है अदर मेडिकेशंस। अदर मेडिकेशन में यूजली एंटी एसिडिटी की दवाइयाँ लेती होती हैं, जैसे पेंटाप्रोजोल या रेविप्रोजोल, जो कि स्टीरॉयड के साथ देना जरूरी होती हैं। और शुगर की दवाइयाँ हैं, डायबिटीज़ की मेडिकेशंस हैं, ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस हैं, ये सारी मेडिकेशंस लेनी पड़ती हैं। वीडियो के आखिरी में यह डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि मेडिकेशंस आपके लाइफ का इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको हम मैनेज कैसे करें, कैसे याद रखें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा आप, जो मैं पहले नंबर पे रखना चाहूँगा, कि हमेशा आप कम से कम 15-20 दिन या 1 महीने की मेडिकेशंस आप हमेशा अपने साथ सप्लाई में रखें। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप जितने दिन के लिए जा रहे हैं उसके अलावा 15 से 20 दिन की दवाइयाँ आप मेडिकेशन साथ में रखें। किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ मेडिकेशन की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, तो आप और भी ज़्यादा स्टोर करके रखें। मेडिकेशन सही जगह में कूल और ड्राई प्लेस पे स्टोर करके रखें। और आप पूरे वीकली मेडिकेशंस का एक चार्ट बना के रखें, और डेली मेडिकेशन का एक रिमाइंडर सेट करें। जब आप नया ट्रांसप्लांट होता है, कई बार मेडिकेशन लेना भूल जाते हैं, तो आप डिजिटल वॉच पे या मोबाइल पे एक आप अलार्म सेट करके रखें, ताकि आप टाइम टू टाइम आपको मेडिकेशन ले सकें। आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको आप किसी को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सकते हैं कि शुरू के कम से कम 1-1.5 महीने आपको टाइम टू टाइम मेडिकेशंस देते रहें। और 1-1.5 महीने बाद यूजुअली आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो हैबिट में आ जाता है। आप समय समय पर मेडिकेशन लेते रहते हैं। कोई भी अगर आप ओवर द काउंटर दवा लेते हैं, तो वह आपको पता होना चाहिए कि ओवर द काउंटर दवा जो कि कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए लेते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया, फीवर हुआ, तो जब भी आप डिस्चार्ज होंगे या नेफ्रोलॉजिस्ट के पास विजिट के लिए जाएंगे, तो आप कॉमन मेडिकेशन की एक लिस्ट ले लें जो आपके लिए सेफ़ है लेना।
सारी ओवर द काउंटर मेडिकेशंस आपके लिए सेफ़ नहीं है। कोई भी अगर नई मेडिकेशन लेते हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, क्योंकि ये दवा के लेवल को चेंज कर सकती है। नेक्स्ट चीज़, कोई भी हर्बल, प्रोटीन या विटामिन सप्लीमेंट बिना डॉक्टर्स की एडवाइस के न लें, क्योंकि ये भी ड्रग के लेवल को चेंज कर सकती हैं। क्या खाना है, क्या पीना है, वो भी आप डॉक्टर से प्रॉपर डाइट चार्ट ले लें। फ्रूट जूसेस, ग्रेप जूसेस वगैरह अवॉइड करें, क्योंकि ये दवाइयों को का लेवल चेंज करती है। अगर आप टीबी के मरीज़ हैं, टीबी की मेडिकेशंस जो रहती हैं दवा के लेवल को चेंज कर सकती हैं, तो उसके लिए डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर आपको फिट्स आते हैं, सीजर्स आते हैं, तो इसकी भी मेडिकेशंस दवा के लेवल को चेंज कर सकती हैं, तो उसके बारे में ज़रूर आप डॉक्टर से सलाह करें। कोशिश करें कि जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं उन सभी के नाम आपको याद रहें, उनके डोजेज़ याद रहें, कितने बजे लेना है याद रहें, मिस करने पे क्या करना है याद रहें, डॉक्टर या नर्स का नंबर हो, और टाइम टू टाइम अपनी सारी दवा लेते रहें और एक्स्ट्रा स्टॉक हमेशा बना के रखें। तो दिस वीडियो नाउ आई कंक्लूड. This was about the medication. If you have any query, then you can write to me. Thank you.